Hello friends, welcome to in my YouTube channel. Today we will study about class 10th science subject CG board chapter 2 acid base and salt. हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 अर्थात अध्याय 2 एसिड बेस एंड साल्ट अम्ल क्षारक एवं लवण। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए सबसे पहले हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में समझ लेते हैं कि आखिरकार एसिड बेस एंड साल्ट अर्थात अम्ल क्षारक एवं लवण क्या होता है। ओके, एसिड जिसको हिंदी में अम्ल भी कहते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं कि एसिड किसे कहते हैं। Those substances which give hydrogen ions in aqueous solution are called acids. So what is called acids? We are remember that those substances which give hydrogen ions in aqueous solutions are called acid. अर्थात वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल या एसिड कहलाते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ या हाइड्रोजन आयन देते हैं एसिड या अम्ल कहलाते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल के लिए ACl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। ठीक इसी प्रकार से होता है HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल हो गया। ओके, तो ये सभी क्या है? अम्ल है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं किस प्रकार से जलीय विलयन में H+ आयन देता है। ओके, तो जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? ये जलीय विलयन में क्या करता है? H+ एवं Cl- आयन में विभक्त हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है? H+ आयन प्राप्त होता है, अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि क्या है? अम्ल है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अर्थात वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिस जिसको हिंदी में क्षारक कहते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं कि बेसिस क्या होता है। Those substances which give hydroxide ion in aqueous solutions are called bases. So what is called bases? We are remember that those substances which give hydroxyl ions in aqueous solution are called bases. अर्थात वे यौगिक या वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं। ओके, तो क्षारक या बेसिस किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- अर्थात हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्षारक या बेसिस कहलाता है। ओके, तो चलिए इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया क्षारक, इसी प्रकार से KOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्या करते हैं? इसको जलीय विलयन में क्या करते हैं? यह Na+ एवं OH- आयन में विभक्त हो जाता था। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि क्या करता है? OH- आयन को अलग करता था। इस प्रकार से क्या है? क्षारक है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो H+ होता है इसको क्या बोलता है? हाइड्रोजन आयन बोला जाता है, एवं जो OH- आयन है इसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्सिल आयन। ओके, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। ओके, साल्ट। ओके, तो चलिए समझते हैं कि साल्ट किसे कहते हैं। साल्ट जिसको हिंदी में लवण कहते हैं। ओके, तो जिसको हम लोग क्या नमक के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो आप लोगों ने घर में देखा होगा कि नमक, ओके, वो क्या है? साल्ट है। ओके, तो चलिए समझते हैं कि साल्ट या लवण क्या होता है। एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो साल्ट किस प्रकार से बनता है? तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, अर्थात अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। ओके, तो चलिए इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एसिड लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, तो चलिए यहाँ पर इसके समीकरण को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर लेते हैं एसिड, क्या लेते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पर लेते हैं क्षार जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो दोनों आपस में विक्रिया करके क्या बनाते हैं? ओके, तो चलिए इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ। ओके, तो दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? NaCl अर्थात लवण का निर्माण करता है, साथ ही क्या बनाता है? वाटर के मॉलिक्यूल। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl का जो क्या होता है, जो इसका जो pH वैल्यू होता है वह 7 होता है। ओके,
अर्थात जो साल्ट क्या होता है, साल्ट उदासीन होता है। ओके, तो इसके आप लोग याद रखिएगा। और जो हम लोग घरों में क्या है नमक का यूज़ करते हैं, ओके, तो उसका जो फार्मूला क्या होता है, उसको साधारण नमक कहते हैं, जिसका फार्मूला NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को एसिड, बेस एंड साल्ट अर्थात अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में समझ आया होगा कि अम्ल, क्षारक एवं लवण क्या होता है। ओके, तो बिना देर किए चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में। ओके, you have learned about acid, bases and salts as well as some of their properties in previous classes. ओके, तो अम्ल, क्षारक एवं लवण तथा उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा। ओके, तो आई होप आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि अम्ल, क्षारक एवं लवण क्या होता है, साथ ही आप लोगों ने इसके विशेषताओं के बारे में भी जाना होगा। ओके, तो चलिए इसके कुछ विशेषताओं के बारे में हम लोग समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन के बारे में जाना कि अम्ल, क्षारक एवं लवण क्या होता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एसिड एंड बेस को समझेंगे, उसके पश्चात साल्ट के प्रॉपर्टीज अर्थात इसकी विशेषताएं को समझेंगे। ओके, एसिड अर्थात अम्ल, अम्ल किसे कहते हैं, तो जैसे कि इसमें परिभाषा में बताएं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्षारक किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन अर्थात हाइड्रोक्सिल आयन देता है क्षारक कहलाता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा यदि H+ आयन देता है तो क्या होता है, एसिड होता है अर्थात अम्ल होता है। यदि OH- आयन देगा तो क्या होगा, वह बेसिस अर्थात क्षारक होगा। ओके, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ओके, तो अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे कि टमाटर हो गया, नींबू हो गया, सिरका, ये क्या होते हैं, सभी अम्ल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर नींबू लिया है अर्थात लेमन लिया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो जो लेमन अर्थात जो नींबू होता है क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। ओके, साल्ट बेसिस अर्थात क्षारक। ओके, तो क्षारक स्वाद में कड़वे होता है, जैसे कि साबुन हो गया, शैम्पू हो गया या फिर डिटर्जेंट पाउडर हो गया। चलिए यहाँ पर क्षारक के लिए मैंने एग्जांपल के तौर पर क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है, जिसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो जिसको हम लोग क्या घरों में उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग सामान्यतः सोडा कहते हैं। ओके, नमी के कारण क्या हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, गीला हो गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये क्या है, ये क्षार है, क्षारक है। ओके, तो चलिए इसके और अगले गुण को समझते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित करता है, जबकि बेस अर्थात क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला में परिवर्तित करता है। ओके, अम्ल जल में H+ आयन देता है, जबकि क्षारक जल में OH- आयन देता है। अम्ल जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, क्षारक भी जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करता है। ओके, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, जबकि क्षारक का pH मान 7 से अधिक होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को एसिड एवं बेस अर्थात अम्ल एवं क्षारक की प्रॉपर्टीज अर्थात उसकी विशेषताओं के बारे में समझ आया होगा कि अम्ल एवं क्षारक क्या होता है। ओके, अब चलिए हम लोग क्या है साल्ट अर्थात लवण के बारे में समझते हैं कि लवण क्या होता है। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया कि लवण क्या होता है, तो अम्ल एवं क्षारक आपस में विक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर नमक लिया है। ओके, तो जिसको हम लोग साधारण नमक के नाम से जानते हैं, जिसका उपयोग हम लोग घरों में करते हैं। ओके, इसको क्या बोला जाता है, इसको साधारण नमक बोला जाता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ओके, तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से साल्ट का निर्माण होता है। ओके, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या लिया था, तो इसके लिए हम लोगों ने लेमन लिया है। लेमन में क्या होता है, यह अम्ल है, जिसमें क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड तथा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ओके, और यहाँ पर लिया मैंने क्षार के तौर पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बन अर्थात बेकिंग सोडा अर्थात खाने का सोडा, जिसको आप लोग हम लोग घरों में करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये दोनों आपस में अम्ल एवं क्षारक किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। ओके, तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये आपस में क्या कर रहा है, रिएक्ट करने लग गए। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। चलिए इस पे और डालते हैं नींबू का रस। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो अम्ल और क्षारक आपस में क्या कर रहे हैं, क्रिया करते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो अब ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या क्या बनाते हैं, तो लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि वाइट यहाँ पर जैसे कि दिख रहा है नमक के जैसे क्या है, लवण है। और यहाँ पर जो जल यहाँ पर जो बनने वाला जो
जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जल जैसा तरल पदार्थ दिख रहा है वो क्या है, वो वाटर, इसके मॉलिक्यूल है। तो आप इस प्रकार से हम लोग प्रैक्टिकली इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो साल्ट अर्थात जो लवण की प्रकृति क्या होता है, उदासीन होता है। ओके, तो लवण का प्रकृति क्या होता है, लवण का प्रकृति उदासीन होता है। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो वाटर था, जो जल का प्रकृति भी क्या होता है, उदासीन होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Have you ever wondered why when a dead end or a or a wasp stings, we are advised to rub soap over the sting? क्या आपने कभी सोचा है कि लाल चींटियां ततैया के काटने पर सावधान रगड़ने की सलाह क्यों दिया जाता है? तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ओके, तो लाल चींटियां ततैया के काटने पर सावधान रगड़ने की सलाह इसलिए दिया जाता है क्योंकि लाल चींटियां ततैया के काटने पर क्या करता है, वो हमारे शरीर में अम्ल छोड़ देता है, जिसकी वजह से हमको क्या होता है, जलन महसूस होता है। ओके, तो इस स्थिति में क्या साबुन रगड़ने की सलाह इसलिए दिया जाता है क्योंकि साबुन क्षारक होता है। ओके, जब साबुन को क्या उस जगह पर लगाया जाता है तो क्या करता है, वह अम्ल और क्षारक आपस में मिलकर क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, जिसकी वजह से जो लाल चींटियां फिर ततैया के काटने पर हमको जलन नहीं होता, इस प्रकार से हमको रिलीफ मिलता है। ओके, तो इसी वजह से क्या है, लाल चींटियां ततैया के काटने पर साबुन रगड़ने की सलाह दिया जाता है। ओके, you must have observed that of haldi or turmeric stains on our cloth changes in color when we rub soap over it. हमने यह भी देखा है कि अगर कपड़े में हल्दी का दाग लग जाता है, उस पर साबुन लगाने से उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। कैसे? तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। चूंकि हल्दी में क्या होता है, अम्ल पाया जाता है एवं साबुन क्या होता है, क्षारक। जब दोनों को आपस में क्या करता है, मिलाते हैं, या फिर जब दोनों को क्या करता है, आपस में मिलता है, तो आपस में अभिक्रिया करके क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, जिसकी वजह से जो कपड़े का जो रंग है वह बदल जाता है। जिसकी वजह से जो रंग है वह परिवर्तित हो जाता है। ओके, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी एज बेकिंग सोडा फॉर रिलीफ। ओके, तो यदि कोई भी व्यक्ति क्या होता है, एसिडिटी से पीड़ित है, तो उसे खाने का सोडा दिया जाता है। तो चलिए समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति एसिडिटी से पीड़ित होता है, उसको खाने का सोडा क्यों दिया जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि एसिडिटी होता क्या है। ओके, तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि हमारे शरीर में क्या होता है, इस अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावित होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को पता होगा। यदि नहीं पता होगा तो आप लोग याद रखेगा कि जो हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, स्रावित होता है। ओके, तो जिसका जो मेन कार्य क्या होता है, वह हमारे भोजन को पचाने का कार्य करता है, अर्थात हमारे शरीर के भोजन को क्या पचाने का कार्य करता है। ओके, तो कभी कभी हमारे शरीर में क्या है, जो हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा क्या है, अधिक स्रावित हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हमको एसिडिटी होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि एसिडिटी क्यों होता है। ओके, तो क्वेश्चन है कि एसिडिटी से पीड़ित व्यक्ति को खाने का सोडा क्यों दिया जाता है। ओके, क्योंकि खाने का सोडा अर्थात वो क्या होता है, क्षारक होता है। खाने का सोडा अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था, जैसे कि एग्जाम्पल में खाने का सोडा को क्या कहता है, बेकिंग सोडा कहता है। ओके, जिसका उपयोग हम लोग घर में करते हैं। चूंकि वह क्षारक होता है और हमारे शरीर में जो बहने वाला वह होता है एसिड अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चूंकि आपस में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं जो बेकिंग सोडा अर्थात जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है, उदासीन हो जाता है, जिसकी वजह से एसिडिटी से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलता है। ओके, तो इसी वजह से एसिडिटी से पीड़ित व्यक्ति को खाने का सोडा दिया जाता है। ओके, लेमन जूस और टैमरिंड इज यूज्ड टू क्लीन डैमेज्ड कॉपर वेसल। ठीक इसी प्रकार से तांबे के बर्तन को चमकाने के लिए नींबू या इमली के रस का उपयोग किया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इसका रीजन समझ आएगा कि क्यों नींबू या इमली के रस का उपयोग किया जाता है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। चूंकि तांबे के बर्तन में क्या होता है, वहां पर जंग लगने की वजह से क्या होता है, वहां पर क्षारक उपस्थित हो जाता है। ओके, चूंकि हम लोग नींबू अर्थात टेमरिंड या फिर क्या करते हैं, हम लोग लेमन का उपयोग करते हैं, अर्थात नींबू या फिर इमली के रस का उपयोग करते हैं, तो आपस में क्या करता है, अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करके उदासीन हो जाता है। इस प्रकार से जो तांबे के बर्तन है वह क्लीन अर्थात साफ हो जाता है। ओके, थिंक वेयर व्हेन वी सी द इफेक्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस इन अ डेली लाइफ। ओके, तो सोचिए दैनिक जीवन में और कहाँ अम्ल तथा क्षारक के प्रभाव दिखाई देते हैं। ओके, तो हमारे दैनिक जीवन में क्या हम लोग अम्ल एवं क्षारक का उपयोग डेली बेसिस में करते हैं। जैसे कि खाने बनाने वक्त क्या करते हैं हम लोग, जो टमाटर का भी उपयोग करते हैं। टमाटर में भी क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से लेमन में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है,
दही हो गया, मही हो गया, इन सभी में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। ओके, ठीक इसी प्रकार यदि हम लोग क्षारक की बात करें तो जैसे कि राख में क्षारक पाया जाता है, इसी प्रकार से शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, डिटर्जेंट पाउडर हो गया, इस सभी में क्या पाया जाता है? क्षारक पाया जाता था। इस प्रकार से हम लोग डेली बेसिस में अम्ल एवं क्षारक का उपयोग करते हैं। ओके, डू यू रिकॉल रीडिंग अबाउट इंडिकेटर्स? Indicators help us classify substances into acidic, basic और neutral groups. आपने कुछ सूचकों अर्थात इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ा है जिनकी सहायता से हम किसी पदार्थ को अम्लीय, क्षारीय, उदासीन पदार्थ में वर्गीकृत करते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों ने क्लास 9 में इंडिकेटर्स अर्थात सूचकों के बारे में जाना होगा कि सूचक क्या होता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि सूचक क्या होता है। तो किसी विलेन की प्रकृति की जांच करने के लिए कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिसे सूचक या इंडिकेटर्स कहते हैं। ओके, टू चेक द नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन सम सब्सटेंसेस आर यूज्ड व्हिच आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। सो व्हाट इज कॉल्ड इंडिकेटर्स? So you are remember that to check the nature of a solution some substances are used which are called indicators. Okay. For example, litmus is an indicator that changes color in the presence of acid and alkalis. लिटमस भी एक ऐसे सूचक है जो अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति में अपना रंग परिवर्तित करता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो अम्ल होता है क्या करता है? वह ब्लू लिटमस पेपर को रेड में परिवर्तित करता है एवं जो बेस अर्थात जो क्षारक होता है वह रेड लिटमस पेपर को ब्लू में परिवर्तित करता है। ओके, you also know that the reaction between an acid and a base produce a salt and water. अब हम लोग यह भी जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग इस अभिक्रिया में देख सकते हैं कि जो अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण एवं जल का निर्माण करता है। ओके, एसिड्स एंड बेसिस आर एवरीवेयर अराउंड अस। अम्ल एवं क्षारक हमारे चारों ओर उपस्थित है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि कहाँ पर उपस्थित है या फिर प्रेजेंट है। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हिच एसिड एंड बेसिस आर प्रेजेंट इन द मैनी सब्सटेंसेस वी यूज इन अ डेली लाइफ। आइए देखें हमारे आसपास पाए जाने वाले पदार्थों में कौन कौन से अम्ल व क्षारक उपस्थित है। ओके, टेबल 1, एसिड एंड बेसिस फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। प्राकृतिक स्रोतों में उपस्थित अम्ल एवं क्षारक। ओके, सारणी 1 प्राकृतिक स्रोतों में उपस्थित अम्ल एवं क्षारक। यहाँ पर प्रदर्शित है सीरियल नंबर नेचुरल सोर्सेस एसिड। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि प्रदर्शित है फर्स्ट टैमरिंड अर्थात इमली में टार्टिक एसिड पाया जाता है, सेकंड एप्पल अर्थात सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, थर्ड विनेगर अर्थात सिरका में एसिडिक एसिड पाया जाता है, फोर्थ है टोमेटो अर्थात टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ओके, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर क्षारक प्रदर्शित है सीरियल नंबर नेचुरल सोर्सेस एंड बेस। ओके, तो 5 है लाइम अर्थात चूना जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, 6 है बेकिंग सोडा अर्थात खाने का सोडा जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पाया जाता है। ओके, तो खाने का सोडा जिसको क्या हम लोग सामान्य वे में सोडा के नाम से भी कहते हैं। ओके, 7 है एंटासिड अर्थात प्रति अम्ल जिसमें क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब लोग एंटासिड क्या होता है? तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो एंटासिड है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रति अम्ल। तो चलिए समझते हैं कि एंटासिड क्या होता है। तो वे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग हमारी आमाशय की अम्लीयता को कम करने के लिए किया जाता है, इन पदार्थों को एंटासिड या प्रतिअम्ल कहते हैं। ओके, तो जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, ये भी क्या होता है? एंटासिड हो गया। ओके, तो इनो का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो इनो भी क्या होता है? प्रतिअम्ल अर्थात एंटासिड होता है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये सभी क्या है? एंटासिड है। ओके, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे शरीर में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? स्रावित होता है। ओके, तो यदि उसका मात्रा अधिक हो जाता है तो इस स्थिति में क्या करता है? अम्लीयता को कम करने के लिए ये प्रति अम्ल अर्थात एंटासिड का उपयोग किया जाता है। ओके, 8 वॉशिंग सोडा अर्थात कपड़े धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट अर्थात कपड़े धोने के सोडा में क्या पाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट क्षारक पाया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से क्या हमारे चारों प्राकृतिक स्रोतों में क्या अम्ल एवं क्षारक पाया जाता है। ओके, तो इसके अलावा और बहुत सारे जो पदार्थ है उसमें भी अम्ल एवं क्षारक पाया जाता है। ओके, इन एडिशन टू द एसिड गिवन इन टेबल 1 we also have mineral or non-carbonic acids such as nitric acid HNO3, sulfuric acid H2SO4 and hydrochloric acid HCl। इन अम्लों के अतिरिक्त कुछ अन्य खनिज या अकार्बनिक अम्ल जैसे कि नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl इत्यादि भी होते हैं।
ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो नॉन कार्बोनिक एसिड अर्थात जो अकार्बनिक अम्ल किसे कहता है, तो जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट और नॉन कार्बोनिक एसिड अर्थात ऐसा अम्ल जिसमें क्या होता है कार्बन नहीं पाया जाता उसको अकार्बनिक अम्ल या नॉन कार्बोनिक एसिड कहता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल एवं ACl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें कार्बन है क्या? नहीं। ओके, तो यहाँ पर सी प्रदर्शित है तो आपको लग रहा होगा कि ये कार्बन है। ओके, चूंकि ये कार्बन नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हो ये CH अर्थात क्लोरीन है। ओके, similarly there are many other alkanes such as ammonium hydroxide NH4OH, sodium hydroxide NOH, potassium hydroxide KOH etc. इसी प्रकार अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH एवं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH आदि अन्य क्षार है। ओके, एल्कलीज एंड बेसिस, क्षार और क्षारक। ओके, तो चलिए समझते हैं कि क्षार और क्षारक क्या है। Not all bases are soluble in water. Those bases that can be dissolved in water are called alkalis. ओके, तो चलिए समझते हैं कि क्षार और क्षारक क्या है। ओके, तो सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहता है। ओके, तो एल्कली किसे कहता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो जल में घुलनशील क्षारक है उसको ही क्या बोलता है, क्षार या फिर एल्कली कहता है। ओके, और जो क्षारक क्या होता है वो जल में घुलनशील नहीं होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि एसिड, बेस एंड साल्ट क्या होता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।